गुड इवनिंग टू ऑल। एक नया टॉपिक के साथ फिर से हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे आज। चलो तो आज का टॉपिक जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये एक डायग्राम है। काय का डायग्राम है? किसी को पता है किस चीज़ का डायग्राम है? दिस इज अ सेल। ओके, दिस इज अ सेल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है, हिंदी में कोशिका कहते हैं, सब लोगों को पता है, कोई इशू नहीं है। तो आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसमें निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं सेल आखिर है क्या। ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से छोटे क्लास वाले को पता है कि सेल क्या है। बॉडी का छोटा से छोटा एक यूनिट है, जिसको हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में देखा तो इसका डेफिनेशन सिंपल सी है, जिसमें से क्या बोला जाता है, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये तो हर किसी को पता है, लेकिन मैं आप लोगों के यहाँ आज सेल पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को सेल से जो क्वेश्चंस हैं, जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं, या फिर उससे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो निकल के आता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो तो हम आज का क्लास में हम देखते हैं क्या है कंडीशन। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पहली बात यहाँ पे लिख लिया जाए, डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड बाय, खोज किसने किया इसका? रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इस बंदे ने क्या किया, 1665 में सबसे पहले सेल को खोज निकाला, ढूंढ निकाला और उसे पहली बार पता चला कि हमारे बॉडी में क्या है, छोटे छोटे सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, पूरा ह्यूमन बॉडी को, पूरा एक जीव को बनाते हैं। आज तक जो पता चलाया गया, एक ह्यूमन बॉडी में लगभग अप्रोक्सीमेटली 1250 मिलियन सेल है। कितना सेल है हमारे बॉडी में? अप्रोक्स क्या काउंट किया गया आज तक की जो सेल काउंट किया गया है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो 1250 मिलियन अप्रोक्स सेल हमारे ह्यूमन बॉडी में है। ठीक है, चलो बात तो यहाँ पे नॉर्मल जानकारी की हो गई, लेकिन हम जो दूसरी बात कर रहे हैं वो क्या है, देखो सेल के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए। जनरली हमें पता होती है कुछ चीजें पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे डायग्राम आपके सामने हैं। ठीक है, सेल के हर ऑर्गेनल्स का यहाँ पे क्या है, नाम लिखा हुआ है। तो ये जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनके वर्क के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। चलो, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आया है वो ये है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी सेल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सेल है ऑर्चिड एग। ऑर्चिड एग, शतुरमुर्ग के अंडे। शतुरमुर्ग का अंडा एक तरह का सेल है। ठीक है, और आज तक दुनिया के सबसे बड़े सेल में काउंट किया जाता है। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है हमारा। दूसरा जस्ट इसके अपोजिट क्या होना चाहिए? अगर ये बिगेस्ट है तो दूसरा हमारा आने वाला है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। दुनिया की बात हो रही है, सारी दुनिया भर की बात हो रही है। सारे दुनिया में अगर घूम घूम के हम ढूंढें या फिर माइक्रोस्कोप से पता लगाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, दुनिया का सबसे छोटा सेल। तो सबसे छोटा सेल क्या है, देखो यहाँ पे सबसे छोटा सेल है, आंसर में आ रहा है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम या बैक्टीरियम, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो हमें दोनों बात पता चली कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल क्या है, दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या है। चलो अब ह्यूमन बॉडी में आ जाए भैया। ह्यूमन बॉडी में आके पता लगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है। दोनों को मिटाया जाए। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमारे सेल से निकल के आ रहा है वो ये है कि बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल जो है वो है ओवम। क्या है? ओवम। यह फीमेल बॉडी में पाया जाता है। जनरली क्या होता है, ओवरी से केस का प्रोडक्शन होता है और ये फर्टिलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तभी जाके क्या बनता है, जायगोट बनता है, देन फर्दर प्रोसेस होता है फीटस बनने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, अगर ये बिगेस्ट सेल हुआ तो इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाला है
स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होना चाहिए या क्या है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर है स्पर्म। स्पर्म इज ए स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल अगर देखा जाए तो वो क्या है? स्पर्मोसाइट्स हैं। ठीक है, जो फीमेल में तो पाया जाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये मेल में पाया जाता है। मेल्स के गोनाड्स ऑर्गन्स में क्या होता है? टेस्टिकल्स में इसका प्रोडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट बात देखा जाए, अगर अब एक और क्वेश्चन आता है, भाई क्या आता है? चलो ये तो मेल की बात हो गई, मेल में स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, तो मेल का सबसे बड़ा जो सेल होगा वो क्या होगा? तो उसका आंसर आएगा हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? सबसे बड़ा सेल मेल में पाया जाएगा। और दूसरी बात वहीं पे अगर हम बात करेंगे, अगर बिगेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में वर्म है, अपन को पता होगा। चलो दूसरी बात इसके जस्ट अपोजिट, अगर फीमेल बॉडी में हम देखें कि स्मॉलेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी, तो क्या होना चाहिए? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्यों होना चाहिए? देखो स्मॉलेस्ट सेल की बात आई है तो क्या है? स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, लेकिन फीमेल में तो एब्सेंट है ना, फीमेल में क्या है? एब्सेंट है वो, तो इसकी जगह कौन सा सेल होना चाहिए फीमेल में? सबसे छोटा। तो उसके लिए आंसर जो आ रहा है वो है प्लेटलेट्स। फीमेल बॉडी में सबसे छोटा सेल जो होता है प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट था सेल के बारे में, ये हो गया फिनिश्ड। नेक्स्ट देखें क्या निकल के आ रहा है हमारे सेल से भाई। चलो सेल में देखें नेक्स्ट चीज क्या आ रहा है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात किया जा रहा है कि बिगेस्ट, अब तो हमने वर्ल्ड की बात कर लिया, ह्यूमन बॉडीज के बारे में बात कर लिया। अब जो सेल के भीतर एक सिंपल सा सेल है, उसके भीतर सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स क्या है? बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल। बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल्स जो आता है, इस सेल में जो आप देख रहे हैं, सेल के भीतर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उन सेल ऑर्गन्स में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोसोम है, गोल्जी बॉडीज है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, राइबोसोम्स है हमारे पास, क्रोमेटिन है, लाइसोसोम्स है, ठीक है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये सारे तरह से ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें से सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स कौन है? ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसका आंसर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ये हमारे न्यूक्लियस आप जैसे देख सकते हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सेल के भीतर का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल क्या है? सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो सबसे छोटा जो पाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हो फ्री राइबोसोम लिखा हुआ है। तो राइबोसोम क्या है? सेल में पाए जाने वाला सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप क्या करें? मेंशन करें भाई, क्या है सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स? राइबोसोम है, राइबोसोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या कंडीशन हो रहा है हमारे पास? ये सारे कुछ क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट हम क्या करें? आगे बढ़े क्लास में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है वो देखो क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट बात फिर से आगे बढ़े भाई, क्लास में आगे बढ़ते टाइम हम देखो दूसरा जो नया चीज निकल के आ रहा है हमारे पास वो ये है, सेल इंजन किसे कहते हैं? या फिर सेल इंजन इज कॉल्ड इंजन दैट इज मीन्स मशीन। ठीक है, इंजन दैट इज मीन्स मशीन, एक तरह का मैकेनिज्म को पूरा क्या कर रहा है? वो बना रहा है और कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, बस इंजन क्या होता है? कोई नया प्रोडक्ट उसमें डालो और वो क्या करेगा? नया चीज, रॉ मटेरियल डालो और वो नया प्रोडक्ट बना के निकाल दे, वैसा है। तो ये पूरा सेल में जो सेल इंजन का काम करता है वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स को हम सेल इंजन कहते हैं? तो वो हमारा होता है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है ये क्या करता है? अमीनो एसिड का यूज करके, अमीनो एसिड का यूज करके ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, बना देता है। चलो ठीक, इतनी सी बात। हमारे सेल में जो राइबोसोम होते हैं अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेल का इंजन कहते हैं। ये बात नॉर्मल हिंदी वर्ड में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नया चीज और निकाल के लाते हैं सेल के बारे में।
अब दूसरी चीज जो हमारा आ रहा है पावर हाउस। जनरली ये चीज सबको पता होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो हमारा सेल है इसको उन्हें सारे एक्टिविटीज को, सारे रिएक्शन को चलाने के लिए इसको कहां से एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरेटर है जो क्या कर रहा है, एनर्जी बनाता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, एक लॉजिक भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें चलते हैं हमारे, ये क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी बनाता है। और एटीपी एक ऊर्जा का फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जिससे क्या होता है, पूरा सेल का मैकेनिज्म रेगुलेट होता है। तो ये एटीपी का फॉर्म करता है किससे, तो क्रेब्स साइकिल चला गया, क्रेब्स साइकिल चला के ऊर्जा बना रहा है। दूसरा ये बनाता है ईसीटी, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन, ईटीएस सॉरी, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाता है, जिससे क्या होता है, ये सारे एटीपी बनते हैं और इसी एटीपी से हमारा पूरा सेल का मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। इसलिए हम इससे क्या करते हैं, सेल का पावर हाउस। यह बात भी एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी नहीं बनाता है, बल्कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्रिया होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। इस ग्लूकोज के टूटने से 18 एटीपी बनता है, ठीक है। इससे भी हमें ऊर्जा मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एज कंपेयर टू ग्लाइकोलाइसिस, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फिनोमेना जो हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देखो, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम यहां पे निकाल के ला रहे हैं, देखो, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखो किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। ये पूरे सेल में जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसके हर चीजों को, हर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल करना है। कौन सा रिएक्शन बंद होना है, कौन सा रिएक्शन चालू होना है, ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेल में। इसलिए हम क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो ये पूरा जिम्मा रहता है हमारे न्यूक्लियस का। सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का और कंट्रोल करने का, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आया है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निकल के आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। जनरली आप लोगों को पता होगा ट्रैफिक पुलिस का क्या काम रहता है। ट्रैफिक पुलिस जनरली आपको सिग्नल्स है, 3 सिग्नल्स, कौन से सिग्नल्स में किस तरह से डायरेक्शन देना है आपको, उस तरफ से वो डायरेक्शन करेगा, गाइड करेगा, उधर से व्हीकल्स क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, जहां रोकना है वहां पे रोक दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ट्रैफिक पुलिस क्या करता है। तो वैसे ही हमारे एक सेल में क्या है, ट्रैफिक पुलिस का काम करने वाले एक सेल ऑर्गेनल्स है, और उस सेल ऑर्गेनल्स का नाम है, यहाँ पे देखो 2 चीज हमने लिखा है, एक तो गोल्जी वेसिकल्स और एक गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है वो करता है गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स क्या करता है, बाहर से जो भी इंडोसाइटोसिस की क्रिया के थ्रू या फिर जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसके द्वारा कोई प्रोडक्ट बाहर से क्या हो रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। इंडोसाइटोसिस, कोई प्रोडक्ट का सेल के भीतर जाना, क्या हो रहा है, इंडोसाइटोसिस। उसके थ्रू क्या हो रहा है, कोई भी नया प्रोडक्ट सेल के अंदर आता है। तो हमारे जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं उनको क्या होते हैं, जिस ऑर्गन को पहुंचाना, जैसे हमारे ग्लूकोज है तो वो तो साइटोप्लाज्म में गया, देन वो क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन कराया, 2-पायरिक एसिड बना, देन उसको माइटोकॉन्ड्रिया में सेंड कर दिया, ठीक है। अमीनो एसिड आए तो अमीनो एसिड को सीधे राइबोसोम में सेंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है सेल के अंदर, उनको क्या कर रहा है हमारा गोल्जी वेसिकल्स, रिलेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आंसर इज गोल्जी वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
जो नेक्स्ट नया फैक्ट निकल के आ रहा है वो ये है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल में जो क्या कर रहा है, डाकघर का काम कर रहा है। सेल में क्या कर रहा है, डाकघर का काम कर रहा है। इधर से क्या किया, चिट्ठी लिया, अंदर उसको रैप किया, पैकेज किया और उसको रिलेटेड कहाँ पहुंचा दिया, जिस एड्रेस में जाना उस एड्रेस में पहुंचा दिया। इस तरह से क्या होता है, हमारे पोस्ट ऑफिस का काम रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे सेल में क्या है, पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस का नाम है गोल्जी बॉडी, या फिर इसे हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इसका काम है कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको रैप करना और उसका पैकेजिंग करना। ठीक है, बाहर से सेल के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है या कोई जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहा है उनको क्या करना है, रैप करना है और उनका पैकेजिंग करना है। इसलिए हम सेल में क्या बोल रहे हैं, सेल में पोस्ट ऑफिस किसे कह रहा है, गोल्जी ऑपरेटर्स को कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट बात हमारे पास आ रहा है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बात की बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास है सुसाइडल बैग ऑफ द, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। आंसर क्या है, ठीक है, सुसाइडल बैग एक तरह का क्या है, आपने जनरली 10th में 11th में 12th में पढ़ा होगा कि हमारे पास हमारे सेल में क्या होता है कि लाइसोसोम नाम का क्या सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। अगर किसी कारणवश क्या हो जाए, वो टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसके अंदर जो भी लाइसो एंजाइम है वो क्या कर देता है, पूरे सेल को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है लाइसोसोम। लाइसोसोम से एक और चीज जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये है कि ये सेल का गार्बेज सिस्टम है, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। इसका भी जस्ट सेम आंसर है लाइसोसोम। गार्बेज सिस्टम होता क्या भी, लाइसोसोम। देखो गार्बेज सिस्टम में होता है कि जैसे हमारे पूरे नगर निगम गार्बेज सिस्टम का काम करता है। नगर निगम सुबह सुबह गाड़ियां चला रहा है, गाड़ी में सारे कॉलोनीज के लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना कचरा डाल दिया जा रहा है और वो कचरा शहर से बाहर क्या किया जाता है, डंपिंग किया जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पे सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो सेल को हार्म पहुंचा सकता है, उसको क्या करता है हमारा लाइसोसोम, लाइसोएंजाइम सीक्रेट करके क्या करता है, उनको किल कर देता है। ठीक है, या उनका डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, एक गार्बेज सिस्टम की तरह काम कर रहा है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आ जाए, नेक्स्ट क्या कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री जनरली मुझे आई होप कि ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं किसे, राइबोसोम को, राइबोसोम। क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूस प्रोटीन। क्या करता है ये, अमीनो एसिड का यूज करके, हमने जैसे फर्स्ट में ही बताया अमीनो एसिड आता है, आपने जो भी प्रोटीन खाया डाइट के थ्रू वो क्या होता है, उसका डाइजेशन हो जाता है और अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, और कोई ये अमीनो एसिड जो होता है दो तरह के होता है, एक एजेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड। एक थर्ड टाइप का जो अमीनो एसिड आता है वो सेमी एजेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बारे में हम फर्दर डिटेल्स देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ उतना हम डिटेल्स नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में जा रहा है इसलिए। चलो, तो अमीनो एसिड क्या हो रहा है, राइबोसोम अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना देता है। इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और एक प्रोटीन को बनने के लिए मोर देन 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हम डाइट में क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वो अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट होने के बाद सेल तक पहुंच जाता है। सेल तक क्या करता है, सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो उसका प्रोटीन बना लेता है, उसका यूटिलाइज करके अमीनो एसिड को यूटिलाइज करके क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। चलो, ये कहानी हमारा फिनिश्ड, ये कहानी हमारा फिनिश। ओके, जो नया चीज हम निकाल कर ला रहे हैं वो क्या है, देखो हमारे पास नया चीज लेके आए हैं, वो क्या है, सेल के बारे में। फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड।
ठीक है, क्या कह रहा है, सेल के भीतर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड सेल के भीतर है। ओके, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल के भीतर कौन कौन सा फ्लूइड पाया जा रहा है। फर्स्ट जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो ये क्या होता है, अगर हम ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या कर दें, बाहर निकाल दें, बाहर निकालने के बाद जो इस सेल के भीतर जितना भी फ्लूइड बचा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो, फ्लूइड रिमेन इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल आफ्टर रिमूविंग सेल ऑर्गेनल्स। डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म वह फ्लूइड है जिसमें क्या कर रहा है, अगर हम सेल के भीतर से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको निकाल दें, निकालने के बाद जितना भी फ्लूइड सेल के भीतर बचेगा वो सारा फ्लूइड क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जनरली आप देखो ऐसा फ्लूइड जो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो क्या हो एनिमल सेल हो, वो सारे सेल के फ्लूइड को एक साथ मिला के अगर बोला जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो चाहे कोई भी सेल हो, ठीक है, सारे सेल के जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं सेल के अंदर उनका एक टर्मिनोलॉजी है, एक ही वर्ड नाम दिया गया है, उसको बोलता है प्रोटोप्लाज्म। इसमें आपको साइटोप्लाज्म और साइटोसोल को एक साथ हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका एक सिंपल से बात में क्या लिख देते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस साइटोसोल, साइटोसोल। देन व्हाट इज साइटोसोल, साइटोसोल जो है, देखो हमने क्या किया था, साइटोप्लाज्म में सारा सेल ऑर्गेनल्स हमने रिमूव किया था, रिमूव करने के बाद जो सेल के भीतर जो फ्लूइड बचा था वो हमारा साइटोप्लाज्म था। तो जस्ट साइटोसोल इसके अपोजिट है। अब वह फ्लूइड जो क्या कर रहा है, सेल ऑर्गेनल के साथ में ही प्रेजेंट है, वो हमारा साइटोसोल होगा। साइटोसोल क्या है, वह फ्लूइड जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स के साथ में सेल के भीतर प्रेजेंट है, तो वही फ्लूइड हम क्या कहलाता है, साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, वही फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल बोल रहे हैं। और हम साइटोसोल और साइटोप्लाज्म को एक साथ ही क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है, एक साथ ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है, तीनों बात क्लियर। देन ड्यूटोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म। देखो क्या होता है ड्यूटोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के भीतर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड क्या है हमारा, ड्यूटोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल ऑर्गेनल्स के बाहर के चारों ओर एरिया में किसी सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो क्षेत्र है आजू बाजू वाला, इस एरिया में जितना फ्लूइड रहेगा उस माइटोकॉन्ड्रिया का हाइलोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फ्लूइड के टाइप्स में आ जाएंगे, एक तरह का साइटोप्लाज्म के टाइप्स है, ठीक है। तो फ्लूइड जो हमारे सेल के भीतर पाया जा रहा है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है, उसका कितना टाइप्स है कि और वो कौन कौन से हैं, सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखा जाए वो क्या है, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आ रहा है वो है सेल वोमिटिंग। नेक्स्ट वन इज सेल वोमिटिंग। सेल मतलब कोशिका, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। अब यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है। अब सेल उल्टी कर रहा है, ये तो अजीब बात हो गई, ठीक है। चलो इसको हम क्या करें, डिस्क्राइब करते हैं। सेल जनरल, ये जो हमारा क्या होता है, एक्जोसाइटोसिस मतलब क्या हो रहा है कि सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल के भीतर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो वेसिकल्स में क्या हो जाता है, बन जाता है, उसका रैपिंग किया जाता है। रैपिंग कहाँ से होगा भाई, अभी हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस गोल्जी ऑपरेटर्स को, वहां से क्या होता है, उसका रैपिंग हो जाता है, देन उस सेल मेम्ब्रेन से आके अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद सेल मेम्ब्रेन बाहर से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल के बाहर आ जाता है। तो ये सेल के अंदर से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर आ जाना क्या होता है, एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। और इसी एक्जोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग करना। तो सेल वोमिटिंग क्या है हमारा, एक्जोसाइटोसिस। दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट आंसर में चलते हैं, क्या कंडीशन है दूसरा। अब क्या आप लोगों को पता है कि एक सेल के भीतर भी सर्कुलेशन होता है,
जैसे ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स पाया जाता है, ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे सेल के भीतर भी क्या है, एक सर्कुलेटरी वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, देखो, सर्कुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म inside the cell, inside the cell, सेल के भीतर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस तरह से पूरा राउंड 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 सर्कुलेट होता रहता है, और हर ऑर्गेनल्स में वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्यों होता है, कारण कि बाहर से जितना भी चीजें आ रही हैं, न्यूट्रिएटिव चीजें आ रही हैं, ठीक है, ग्लूकोज आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, मिनरल्स विटामिन सारे आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहा है, तो वो क्या करता है, आने के बाद ये जो सर्कुलेट होता है हमारा साइटोप्लाज्म अंदर ही अंदर क्या होता है, घूमता है, उसके वजह से हर सेल ऑर्गेनल्स को उनके जो भी चीज चाहिए, रिलेटेड ऑर्गन्स को उनका रिलेटेड सब्सटेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ये कहलाता है साइक्लोसिस। क्या कहलाता है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज ए मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन विच साइटोप्लाज्म सर्कुलेट इनसाइड द सेल, ओके। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो सेल के बारे में नेक्स्ट कहानी क्या है, सेल के बारे में कहानी ये है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल है एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक सिंगल सेल, ए सिंगल सेल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, हमारा एक सिंगल सेल जो है, ठीक है, जैसे कि हम देखो सेल के भी टाइप्स होता है, ठीक है, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, उसके बाद दूसरी तरह से देखें तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कंडीशन होता है, वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ठीक है, वो खाना खाता है, देन वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है, वो मूवमेंट करता है, उसमें सर्कुलेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, ठीक है, हार्ट बीट होता है, तो ये सारी चीज भी इसमें हो रहा है, ठीक है। वैसे हमारे सेल में सर्कुलेशन तो हमने बता दिया हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे हम दूसरी बात करें, ये सिंगल सेल हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर इसको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना है तो कहां से करें, रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, दो चैम्बर होता है, एक इनर चैम्बर होता है, कि आउटर चैम्बर होता है। इनर चैम्बर में जो होता है कुछ पॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, F0 से F1 पार्टिकल्स, F5 to F6 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स में क्या होता है, ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये ATPase एंजाइम्स क्या करता है, ATP का निर्माण करता है, किसका यूटिलाइज करके, ये तो ऑक्सीजन की यूटिलाइज करते हैं इस प्रोसेस में ATP बनाने में, देन उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का काम होता है पूरा, ठीक है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, पूरा एनर्जी बनने का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेशन, तो हमारा सर्कुलेशन कौन करा रहा, सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के लिए साइक्लोसिस रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस दैट इज मींस साइटोप्लाज्म का सेल के भीतर क्या करना, सर्कुलेट होना, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट, सेल का अगर मूवमेंट कराना, सेल को क्या कराना है, जैसे देखो हमारे बॉडी में क्या है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स और स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही हमारे सेल में क्या है, एक तरह का क्या पाया जा रहा है हमारे पास, मूवमेंट करने के लिए इसमें पाया जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया। देन अलग अलग सेल में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो सेल में भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। हर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग चीजें हो सकता है, तो सीलिया एक कॉमन एग्जांपल है। अब एक और चीज हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम भी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी हड्डियां हैं, एक कंकाल तंत्र है, वैसे एक कंकाल तंत्र हमारे सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि सेल गोस्ट, व्हाट इज सेल गोस्ट,
ठीक है। अब घोस्ट क्यों बोल दिया? घोस्ट मतलब होता है भूत प्रेत, सेल दैट इज मीन्स भूत, ठीक है। अब भूत क्यों, क्या है, जनरली हम लोग स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारे पास, एक पूरा कंकाल तंत्र को अगर नया नॉन मेडिकल लोग देखें तो उसको क्या समझते हैं यार, भूत है, ठीक है। तो वो चीज क्या है, उसी वर्ड से हमारा क्या आ गया कि सेल घोस्ट। सेल का जो कंकाल तंत्र है वो कौन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या होता है जनरली, देखो जब क्या होता है आरबीसी सेल को हम क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके अंदर का जो भी एचबीए बाहर निकल जाता है, बाकी जो उसका बाहर का क्या रहता है, खोखला जो चीज बचता है वही साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो सेल में भी क्या पाया गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारे सेल में भी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सेल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक पूरे जिंदा एनिमल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सेल्स के बारे में जो नया चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा और नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ में डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट आप करें और उसके बारे में, डाउट्स के बारे में लिखें और हम ट्राई करेंगे कि आने वाले वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स आपको दे पाएँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और आई होप कि इस वीडियो को आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।